नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार फिर से आप सभी का एपेक्स करियर मेकर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीएसएससी के द्वारा आयोजित सेकेंड सीजन के प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें तकरीबन 55 से 60 क्वेश्चन होंगे। इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, करंट अफेयर्स, बिहार के भी थोड़े क्वेश्चंस, वो तमाम क्वेश्चंस जो बीएसएससी ने अपने पाठ्यक्रम में घोषित कर रखा है, उसी के आधार पर ये प्रश्न है। ये परीक्षा 2013 में आयोजित की गई थी, तो करंट अफेयर्स इसी के आसपास का होगा। इससे हमें एक क्लू मिलेगा कि करंट अफेयर्स किस वर्ष का पूछा जा रहा है। यदि परीक्षा 2013 में है तो कब तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक हमारे प्रयास से आप लोग संतुष्ट रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप वीडियो देखें और वहां पर कमेंट करें, कॉल करने से बचें। चलिए शुरू किया जाए बिना समय गवाए। बीएसएससी सीजीएल पीटी 2 शिफ्ट में हुई थी। ये दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन है और इससे हम लोग 2 भागों में कंप्लीट करेंगे। आज पहले भाग में हम लोग 30 क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को हुई। वे क्या थे? और आपके सामने ये 4 विकल्प हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, या फिर फुटबॉल खिलाड़ी थे, या अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सेगमेंट करंट अफेयर्स का है। ये प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछा गया है। उस समय ये व्यक्ति से ही सवाल क्यों पूछा? तो कारण था कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इस प्रश्न का उत्तर दूसरा है, लेकिन हमारे लिए हिंट्स क्या, यानी कि 2026 जो बीएसएससी सीजीएल हम लोग देने जा रहे हैं, उसके लिए हिंट्स हमारे सामने ये है कि नोबेल से जुड़े हुए लोगों को जानना है। अब इस साल का जो नोबेल पुरस्कार है, इसकी घोषणा हो चुकी है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता यानी नोबेल से एक क्वेश्चन रहता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस जो हैं फिक्स प्रकृति के होते हैं, या फिर कहा जा सकता है कि संभावना है कि वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे नोबेल हो गया, ऑस्कर हो गया, ग्रैमी हो गया, ग्रैमी पुरस्कार, है ना। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में मैं ये नाम बता रहा हूं फिर से। एबल पुरस्कार जो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, एबल पुरस्कार। और फिर हाँ, जो भी इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको ध्यान में रखना है ना। एक यहाँ पर और सवाल मैं आपसे पूछ कर जाता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब किसने जीता? अब ये खेल से सवाल पूछा गया है और इसमें टेनिस से सवाल पूछा है। जैसा कि आपको पता होगा, विंबलडन टेनिस से जुड़ा हुआ है, टेनिस से, ठीक है। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एक कैलेंडर ईयर में। उन चारों का क्रम क्या है यह जानना चाहिए, और प्रत्येक के, यानी कि इस टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं, उन प्रत्येक के विजेताओं को जानना है। तो विजेताओं की 3 श्रेणी होती है। एक तो पुरुष एकल, महिला एकल, और एक मिश्रित, यानी पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर पूछा जाता है। तो 4 ग्रैंड स्लैम। इस विंबलडन का जो महिला सेगमेंट का विजेता थी उस वर्ष पेट्रा क्विटोवा थी। मुझे ठीक ठीक याद है कि एक बार यूपीएससी सीएपीएफ ने पूछा था कि ये चारों ग्रैंड स्लैम का नाम दे दिया था, और ये जनवरी में या फिर कब होता है इसको एक ऑर्डर में लगाना था। इस प्रश्न के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग अगली स्लाइड में देख लेते हैं। तो 4 ग्रैंड स्लैम है, 4 ग्रैंड स्लैम है। जो सबसे पहले, यानी वर्ष की जो सबसे शुरुआत होती है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन के साथ होती है। जनवरी में खेला जाता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, हार्ड कोर्ट पर।
उसके बाद फ्रेंच ओपन, रोलैंड गैरोस मई जून में होता है पेरिस में। फ्रांस में क्ले यानी कि मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और तीसरा विंबलडन, ये सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। इस तरीके के खेल को देखने के लिए, विंबलडन को देखने के लिए लगभग हर क्षेत्र के लोग पहुंचते हैं। और इस खेल को देखने के लिए ड्रेस कोड चाहिए, कोट पैंट टाई, राइट। ये जून जुलाई में होता है, लंदन यूके में घास पर होता है ना। और ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है, 1877 में इसे शुरू हुआ था। और चौथा है यूएस ओपन। इसके अलावा भी मैच होते हैं, जैसे डेविस कप। आपसे पूछ सकता है डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। और बिली जीन किंग कप महिलाओं के लिए, उसके अलावा एटीपी या डब्ल्यूटी। तो ये टेनिस से जुड़े हुए ये टूर्नामेंट्स हैं। इनका क्रम आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पूछ सकता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें देश और राजधानी का क्रम दिया हुआ है। अब देखिए, 2011 में सीजीएल फर्स्ट है, 2013-14 में सीजीएल 2 हुआ था। और उस वर्ष सूडान भी न्यूज में था। सूडान के दो हिस्से हुए थे, सूडान और दक्षिण सूडान। सूडान का राजधानी खार्तूम और दक्षिण सूडान की राजधानी जो थी वो जूबा थी। बाकी मिस्र काहिरा और केन्या नैरोबी, ये सही है। दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानी है। मुझे लगता है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिसकी दो राजधानी है, प्रिटोरिया, और एक एक कानूनी रूप से कह सकते हैं न्यायिक राजधानी भी है। तो ये जो आंसर है ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। आर के लक्ष्मण, आर के सिंह, आर के नारायणन और राज कपूर। द गाइड एक कल्ट उपन्यास है, मतलब इतना लोगों के बीच एक्सेप्टेड है कि इसकी पॉपुलैरिटी बहुत मानी जा सकती है। इसी नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी, गाइड। और ये फिल्म हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बनाई गई थी। लेकिन दोनों के ही जो नायक या नायिका या पूरा किरदार जो था वो एक ही था। मुख्य रूप में अभिनेता के तौर पे देवानंद थे और वाहिदा रहमान थी। बहुत ही शानदार फिल्म मानी जाती है। आर के नारायणन के द्वारा लिखी गई थी। आर के नारायणन भारतीय उपन्यासकारों में अंग्रेजी भाषा में बहुत शानदार लेखक हैं। आप जब भी कोई गाइड बुक पढ़ें तो प्रमुख पुस्तकें, जिसमें मैंने आपको एक बार हिंट्स दिया था, बुकर पुरस्कार विजेताओं के नाम जरूर देख कर जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय विजेता है वो आपको ध्यान में रखना ही चाहिए। हालांकि इन्हें बुकर नहीं मिला, लेकिन इनकी पुस्तक काफी फेमस रही, द गाइड। आर के लक्ष्मण इन्हीं के भाई थे और ये जाने माने कार्टूनिस्ट थे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए कार्टून बनाते थे। और इनके द्वारा एक कॉमन मैन का जो कार्टून है वो बहुत ही फेमस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो उत्तर तो मैं बता दूं कि महानदी। महानदी, हीराकुंड उड़ीसा में महानदी। लेकिन सिर्फ आंसर बताना तो मेरा काम है नहीं। मेरा काम है इस क्वेश्चन से और क्या प्रश्न आ सकता है और कितने तरीके के प्रश्न आ सकते हैं उसका ध्यान रखना, राइट। तो हमारे सामने एक विकल्प ये है कि जो प्रमुख नदी घाटी योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखना। अब आप कहिएगा सर इतने सारे नदी घाटी योजनाएं हैं, किनको ध्यान रखा जाए। तो जो पीछे के प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर मैं जो आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं, भाखड़ा नांगल परियोजना, ये कितनी दफा पूछा जा चुका है, सतलज नदी पर है। और इससे लाभान्वित राज्य जो है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान है। फरक्का, हीराकुंड जो अभी इस प्रश्न में पूछा गया, महानदी पर उड़ीसा इससे लाभान्वित राज्य है। नागार्जुन सागर ये भी बहुत फेमस है। अब यहां से थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो शिव समुद्रम परियोजना पूछा गया है ना। और बिहार के लिए दामोदर घाटी परियोजना, झारखंड, झारखंड है। कोशी परियोजना बिहार के लिए, कोशी कोशी परियोजना, ठीक है। रिहंद परियोजना ये भी पूछा गया। तो ये कुछ सेलेक्टेड नदी परियोजनाएं हैं जो पूछा जा सकता है। फॉर द सेफ साइड आपको नदी घाटी परियोजनाओं को एक दो बार देख लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं जब प्रश्न आएगा और सामने विकल्प तो आप बनाने में सक्षम हो पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? अब देखिए हिंट्स क्या, पिछले पिछले सेट में मैं रिकॉल कर पाता हूं, रबी क्रॉप के बारे में पूछा गया था कि रबी क्रॉप की कटाई कब होती है। तो यहाँ पे जो फसल चक्र है, फसल चक्र उसको ध्यान में रखना है, जिसमें रबी, खरीफ और जायद, है ना, रबी, खरीफ और जायद। क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहला कि रबी क्रॉप में कौन कौन से, जैसे गेहूं, खरीफ में कौन, खरीफ में कौन तो धान, और जायद में जैसे हरी साग सब्जी, फल, कुछ इस तरीके से साग सब्जी आ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि इनका समय कब होता है, समय बुआई के और फिर कटाई के, ये सब पूछता है। अब ये सवाल पूछा कि कृषि उत्पाद जो खेती की गई, वो ये जो कृषि उत्पाद जो खेती की गई, इस में सबसे ज्यादा कौन? तो मैं आपको बताऊं कि भारत जो है वो चीन के बाद सबसे ज्यादा धान उगाता है। गेहूं हरित क्रांति के बाद, गेहूं जो है वो हरित क्रांति के बाद सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बना, लेकिन ओवरऑल धान, जैसे दक्षिण भारत का प्रमुख भोजन क्या है तो दिखेगा इडली सांबर, ये सारे के सारे जो है ना, इडली डोसा सांबर, ये सभी चावल से बनते हैं। तो दक्षिण भारत में तो चावल खूब प्रयोग किया जा रहा है। उत्तर भारत में पहुंचेंगे तो भी चावल मुख्य भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पश्चिम बंगाल में तो 2 बार खेती की जाती है, और दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में राबी, खरीफ और जायद तीनों में ही धान की खेती की जाती है। तो धान हमारा सबसे महत्वपूर्ण उगने वाला फसल है। इसको मानचित्र से हम अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये पूरा एरिया, ये एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो चावल की यानी धान की खेती का क्षेत्र है। तो मानचित्र से भी इसे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो आपको क्या करना है, कुछ प्रश्न मतलब आपको हिंट्स दे रहे हैं कि ये करके जाना है। तो उसमें तो सबसे पहला सेगमेंट मैं आपके लिए बता दूं कि कैपिटल यानी राजधानी, आपको देशों की राजधानी करके जाने हैं। उसके बाद उनकी करेंसी यानी कि मुद्रा करके जानी है। तीसरा क्या करके जाना है, वहां के जो नेशन हेड हैं, नेशन हेड, अब कहीं के प्राइम मिनिस्टर हैं, कहीं के प्रेसिडेंट हैं, वो आपको करके जाना है। ठीक है, और फिर उसके बाद से पार्लियामेंट, हर देश का पार्लियामेंट। कभी कभी देखने को मिलता है कि किसी किसी देश की न्यूज एजेंसी के बारे में भी पूछ देता है, न्यूज एजेंसी के बारे में या लीडिंग न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में। जैसे पाकिस्तान का डॉन, DAWN, डॉन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इसी तरीके से। तो न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर, कैपिटल, करेंसी, नेशन हेड और पार्लियामेंट, विविध सेक्शन में ये दिया हुआ रहता है, आपको ये करके जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? इसी सेट में संभवतः पहला या दूसरा क्वेश्चन R.K. नारायणन से था। मालगुडी डेज काफी प्रसिद्ध उपन्यास रहा, फिर इसी पर आधारित नेशनल चैनल पर एक सीरियल भी बनाया गया स्वामी एंड फ्रेंड्स के नाम से। मालगुडी डेज एक काल्पनिक मालगुडी शहर है उसकी कहानी थी, और इसमें जो कार्टून्स थे वो सभी R.K. लक्ष्मण के बनाए हुए थे, और R.K. नारायणन इसके लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? तो इस प्रश्न के हिसाब से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि महारत्न कंपनियां यानी जो भारत में कंपनियां जो हैं उनकी श्रेणी 3 है। एक पहली श्रेणी है महारत्न, उसके बाद है नवरत्न, और तीसरा है मिनी रत्न। और इसका आधार क्या होता है, और क्या ये एक बार कोई कंपनी महारत्न की कैटेगराइजेशन में आ गई या नवरत्न की कंपनी में आ गई तो क्या वो हमेशा रहता है?
तो इसका जवाब होगा नहीं। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में या एक दो वित्तीय वर्ष में उनकी जो इकोनॉमिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं उसी के आधार पर ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है। इसका थोड़ा आधार समझ लेते हैं महारत्न को लेकर। तो मैंने ये आपके लिए रखा है, आप चाहें तो इसको पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। महारत्न कंपनी के लिए कहा गया है कि ये सेबी से पहले लिस्टेड हो, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से हो, ठीक है। इसके पहले महारत्न वही होगा जो नवरत्न स्टेटस पहले प्राप्त कर चुका होगा, सेबी से लिस्टेड होगा और इसका एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए होगा, ठीक है। एंड एवरेज एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ होगा। एंड एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ होगा। और ये ग्लोबल प्रेजेंस होगा, यानी ये अक्रॉस द इंडिया काम करता होगा, ठीक है। कुछ उदाहरण महारत्न का दिया गया, जैसे भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यहाँ पे संक्षिप्त नाम है भेल, ये महारत्न कंपनी है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, ये महारत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएल या गेल, ठीक है। ये सभी जो हैं वो महारत्न कंपनी है। उसी तरीके से नवरत्न कंपनी के लिए मिनी रत्न का स्टेटस होना चाहिए, है ना। और इसका जो नेट प्रॉफिट ये सब जो है ये भी क्राइटेरिया आपको देखना पड़ेगा। मैंने महारत्न के लिए बताया सेबी से, इसके पहले वो नवरत्न के कैटेगरी में हो, 25,000 हो, 15,000 हो, 5,000 नेट प्रॉफिट हो, ये सारा पॉइंट आपको देखना चाहिए। अगला प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? यह सवाल जो है भारत के जो जंगल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, उनके विभाजन को लेकर बताया गया है। भारत में अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, लेकिन जो डेल्टा क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, खास करके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, आपको पता ही होगा कि ये सुंदरवन डेल्टा है। यहाँ पे तो पहले आंसर बता दूं, इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य बता दूं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है दलदली एरिया। जब भी कोई नदी समुद्र में समाती है उसके पहले उसकी गति धीमी हो जाती है, खास करके गंगा नदी की, तो वो अपने आसपास गाद सिल्ट फैलाता है और इस सिल्ट पर फॉरेस्ट, सुंदरवन इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एक पेड़ है सुंदरी, उसका वन है ये, इसी की वजह से सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। मानचित्र, भारत के मानचित्र में देख लेते हैं कि किन किन जगहों पर डेल्टाई, जिसे मैनग्रोव अंग्रेजी में कहते हैं, कहाँ पर है। ये भारत का मानचित्र है, इसमें आप देखिएगा कि जो काले रंग से दर्शाया गया है यहाँ पर, एक तो यहाँ मैं थोड़ा कलर परिवर्तित करके आपको बता दूं, एक तो यहाँ थोड़ा सा ये दक्षिण भारत में, लेकिन प्रमुख यही माना जाता है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत सरलता से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न के लिए। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? उत्तर है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको मैं बता दूं कि कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय होते हैं, यानी कि भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जैसे सिविलियन अवार्ड हो गया, जिसमें भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, साथ में गैलेंट्री अवार्ड हो गया जो भारतीय सेना के लिए होता है, राष्ट्रपति पुरस्कार हो गया, बाल राष्ट्रपति पुरस्कार हो गया, वीरता के लिए दिया जाता है, खेल पुरस्कार हो गए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गए, ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य सरकार भी देता है, जैसे कालिदास मध्य प्रदेश के द्वारा, किशोर कुमार सम्मान, या फिर दीनानाथ भाई मंगेशकर, लता मंगेशकर के पिता थे, तो वो एक फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया गया अवार्ड, है ना। ये अलग अलग आपको अवार्ड्स होते हैं जो राज्य सरकारें भी देती हैं। ये जो न्यूज में उस समय हाल फिलहाल रहते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ये भारत सरकार का आधिकारिक होता है, भारत सरकार का, है ना। इसमें भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्री रहते हैं कला एवं संस्कृति, वो इसके मुख्य अतिथि होते हैं सामान्यतः, और विदेश की जो
कुछ फिल्में होती हैं वहां पे प्रदर्शित की जाती हैं। और इसका वेन्यू, वेन्यू यहाँ पर टाइपिंग एरर है, बीच, वेन्यू जो है वो फिक्स है गोवा, वेन्यू फिक्स है गोवा में ही ये प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। ये काफी फेमस है, यानी भारत की इतिहास को आप देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे पुस्तकें हैं जो इतनी फेमस हैं। कुल मिलाकर मैं तीसरा प्रश्न देख रहा हूं जो पुस्तकों से पूछा गया है, तो ये सेगमेंट बहुत मजबूत है, आपको करके जाना है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक। वर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? अब देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा देखा जाए तो विवादास्पद है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, 1935 के तहत वर्मा, वर्मा को अलग करने की बात की गई, जो अब वर्तमान में म्यांमार है, राइट। लेकिन ये पूर्णतः 1937 में ही अलग हो पाया। वर्मा से एक दो सवाल पूछ लेता है। एक तो इसकी राजधानी रंगून अब परिवर्तित हो गई है। ये रंगून में आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के समय जो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर को कैद यहीं पर किया गया था। जफर, बहादुर शाह जफर को यहीं पर कैद किया गया था और देहांत भी उनका यहीं पर हो गया था। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले, गोखले यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जेल था, मांडला जेल, मांडला जेल में उनको बंद किया गया था और यहीं पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य, गीता रहस्य। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? सवाल का उत्तर है 1916। तो कुछ बेसिक फैक्ट जो बिहार के टाइमलाइन पर होता है वहां से भी सवाल पूछा। जैसे पटना हाईकोर्ट कब बना? 1916 में। आपको मैं बताऊं कि पहले बिहार का कुछ बेसिक टाइमलाइन समझ लीजिए। बिहार 22 मार्च 1912, 1912 को बंगाल से अलग हुआ और बंगाल से अलग हुआ तब इसके साथ उड़ीसा भी था, यानी बिहार और उड़ीसा दोनों बंगाल से अलग। ये बंगाल से अलग होकर उड़ीसा के साथ ये अलग हुआ, राइट। फिर 1 अप्रैल 1936 को ये उड़ीसा से अलग होकर बिहार बना और फिर यह बिहार आगे जाकर 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो कुछ बेसिक है। कभी कभी देखने को मिलता है कि पटना में एक और महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, पटना कॉलेज। पटना कॉलेज, ये पटना कॉलेज जो है डच स्टाइल में बना है। डचों ने इसे व्यापारिक केंद्र के रूप में, खास करके सोरा या इस तरीके के चीज़ों के अफीम, इन सब चीज़ों के आयात के लिए इसका इस्तेमाल करता था। तो ये कब स्थापित हुआ ये भी पूछता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में इस संस्था का स्थापना किया था और इसका उद्देश्य था जो भारतीय युवक हैं, भारतीय युवक, वो भारतीय समाज के लिए सेवा, भारतीय समाज की सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सके। मैं उम्मीद करता हूं इससे जुड़ा हुआ तथ्य भी आपको काफी मदद करेगा। अगला प्रश्न है, भारत का अनुमानित रक्षा खर्च। तो देखिए ये सवाल 2014 का है, उसके अनुसार है, लेकिन ये हिंट्स दिया है कि बजट से जो सवाल पूछा जा रहा है वो भी पूछा जा सकता है। 2025 का जो बजट था, 2025 के बजट के अनुसार जो रक्षा व्यय था, 2025 के अनुसार जो रक्षा बजट था वो देखिएगा यहाँ पर 8% है, 8%। भारत, अमेरिका और चाइना, यूएस और चाइना के बाद तीसरा सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने वाला देश है बजट में। ठीक है, चलते हैं। तो हिंट्स क्या मिला कि बजट में कहां कहां खर्च हो रहा है ये भी सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? आजादी के वक्त 1947 में भारत सिक्किम का हिस्सा नहीं था। 36वें संभवतः
संविधान संशोधन के तहत 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया था। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो ये समय था 1950 में। नेपाल को आप लोग बढ़िया से करके जाएंगे, क्योंकि नेपाल अभी न्यूज में भी था। वहाँ जनरेशन जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया, वहाँ के स्थापित सरकार को हटाया गया, वहाँ पर अभी जो सरकार का गठन किया गया है, जो लोग पावर में हैं, इन्हें आपको जानना है। वहाँ पर अभी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। 2006-7 में वहाँ पर आंदोलन हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर जो राजतंत्र की प्रणाली थी उसको खत्म किया गया। इससे जो क्वेश्चन संधि से लेकर पूछता है, तो भारत और नेपाल से एक संधि और हुई थी जिसको कहा जाता है सुगौली की संधि। सुगौली पूर्वी चंपारण का हिस्सा है। सुगौली की संधि जो है वो 1816 ईस्वी में हुई थी, 1816 ईस्वी, राइट। और एक दूसरा 1950 में। चलते हैं अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उससे सवाल खूब बनता है, खूब पूछा जाता है। ध्यान में रखिएगा कुछ बेसिक बात। सवाल पूछा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, 1917 में बनी थी। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अगर पूछे, प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू है, 1925 में बनी थी। गांधी जी एक बार बने थे, 1924 में बेलगाम में बने थे, राइट। और उसके बाद बिहार की परीक्षा के लिए जा रहे हैं तो गया अधिवेशन, बांकीपुर अधिवेशन, है ना, इसे जरूर करके जाएं। प्रथम मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी बने थे। जॉर्ज यूले अंग्रेज, ये भी क्या बने थे? आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। बिहार से अन्य कौन लोग बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे त्रिपुरी संकट में 1939 में। ठीक है। सबसे ज्यादा बार कौन बना? आजादी के वक्त कौन रहा? 1857 की 1947 के समय में कौन रहा? ये सभी जो हैं महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? इस तरीके के सवाल पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में जंगली गधे यानी घोड़ा खुर, ठीक है, तो इसका कच्छ का रण जो गुजरात में है वो आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? काजीरंगा, काजीरंगा, काजीरंगा असम में। अगला है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, वह क्षेत्र है जहां अभी भी दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य। कृषि से दूसरा प्रश्न है। पहला सबसे ज्यादा चावल धान उत्पादन वाला क्षेत्र पूछा, अब प्याज उत्पादन को लेकर पूछ रहा है। उत्तर है महाराष्ट्र। ठीक है। पश्चिम बंगाल चावल के लिए, बिहार सरसों के लिए, उत्तर प्रदेश आलू के लिए, ईख के लिए, ये सारी चीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 दो ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 3 महीना, 90 दिन। ठीक है, 3 महीना। एक पिछले सवाल पर एक और इंफॉर्मेशन दे दूं। पंचायती राज व्यवस्था स्पष्ट रूप से लिखा है 2006 में ये बिहार में लागू हुआ था। ये लगभग आयोग इससे 4-5 सवाल पूछ लेते हैं 60 सवालों में, तो इसे थोड़ा बढ़िया से करके जाना है। कुछ सवाल तो यहाँ भी मिलेंगे, एक हिंट्स के तौर पर है कि इसे खूब करके जाए, इससे जुड़े हुए सभी तथ्यों को जानकर जाए। ठीक है। अगला सवाल लेते हैं। एक तरफ नदी का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ इसके उद्गम स्थान दिए गए हैं। ये जो एक्स में है ये नदी का नाम है और ये जो है उद्गम स्थान है। उद्गम का मतलब जहां से ये निकलता है, और यहाँ पर तो रिवर्स है। ठीक है, तो देखते हैं। कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ठीक है। गोदावरी नदी नासिक, ब्रह्मपुत्रा सांगपो, और नर्मदा रिवर अमरकंटक। तो A4 पहला का डी, पहला का डी यहाँ पर है। पहला डी, दूसरा सी, यानी कि विकल्प संख्या ए सही है।
यानी एक हिंट्स, ड्रेनेज सिस्टम आपको करके जाना है। हिमालयी रिवर से अभी क्वेश्चन पूछा, फिर आपको जो पेनिनसुलर इंडिया है उन रिवर्स के उद्गम स्थान, उनके ट्रिब्यूटरी और कौन सा क्षेत्र जहां पर वो खत्म होते हैं, ये आपको पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति शब्द और पंच शब्द, पंच तो ऐसे 5 होता है, पंच शब्द का मतलब क्या होता है 5, लेकिन गणपूर्ति क्या होता है, यानी मिनिमम कोरम इसके लिए बोलते हैं। तो ये ग्राम कचहरी के केस में इसकी संख्या 7 होती है, ठीक है। और कोरम का मतलब है, जैसे कि आप देखते होंगे कि संसद की कार्रवाई के लिए कितने सदस्य चाहिए, तो 1/10 चाहिए। कितना चाहिए? 1/10, यानी 543 सदस्य हैं, तो कम से कम 54 से एक ज्यादा 55 होना चाहिए, राइट। तो 1/10, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा एक से अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो वैसे सभी जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जैसे मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य, बी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर उठते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, उप मुखिया का चुनाव, उप मुखिया का चुनाव, ठीक है। तो कौन वक्तव्य सही नहीं है? अच्छा, ठीक है, यानी कि चुनाव में कौन, जो प्रोसीड्यूर है, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो सदस्य है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की निविष्ठा का निर्णय लॉटरी से होता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करता है, ये भी सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होते, पहले स्टेटमेंट का, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मुखिया स्व हस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेरित करना होगा? तो इसके लिए एक ऑफिसर है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 30 प्रश्न आपको बहुत कुछ हिंट्स देने में सफल हो पाए कि बीएसएससी की परीक्षा देनी है तो किस किस भाग को पढ़कर जाना चाहिए। अगले सेगमेंट में बाकी के प्रश्न लेकर आऊंगा। धन्यवाद।